आज का हमारा टॉपिक है मॉडल अकाउंटिंग बोर्ड पेपर 2। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू है 20 मार्क के। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन 1 to 20, 1 मार्क ईच। ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्ट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ द फर्म। तो ये सिंपल सा फंडा है, इसको हम समझते हैं पहले कि जब भी हमें किसी इंसान से पैसे लेने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्म है, करेक्ट, और इस फर्म को अगर किसी इंसान से पैसे लेने हो तो वो उसकी इनकम बन जाएगी या तो एसेट बन जाएगी, और किसी इंसान को पैसे देने हो तो वो लायबिलिटी बन जाएगी या तो वो एक्सपेंस बन जाएगा। करेक्ट, ये डिपेंड करता है कि अगर आपको पे करना है, आपने उसका बेनिफिट ले लिया है तो वो एक्सपेंस है, बेनिफिट लेना बाकी है तो लायबिलिटी है। अब यहां पे क्या है, फर्म ने पार्टनर्स को पैसे दिए थे। मान लीजिए ए और बी को पैसे दिए थे, मान लीजिए ए को पैसे दिए थे 10 लाख रुपए बराबर। अब मान लीजिए कि उससे इंटरेस्ट लेना है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, मान लीजिए 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लेना है तो वो आपकी इनकम हो जाएगी, बिकॉज आपने पैसा दिया होगा तो वो आपकी वो डेबिट बैलेंस होगी, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। करेक्ट, तो उससे अगर आपको जो पैसा लेना है वो आपकी इनकम बन जाएगी। करेक्ट, और अगर मान लीजिए आपने पैसा दिया होता, मान लीजिए आपने पैसा लिया होता तो आपको ब्याज देना पड़ता। सिंपल सा फंडा है, आपने पैसे दिए हैं किसी पार्टनर को तो उसकी करंट अकाउंट की डेट बैलेंस होगी, और डेट बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आती है। करेक्ट, तो उससे आपको जो ब्याज लेना है वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, दैट इज इनकम। चलिए मैं यहां पे हाइलाइटर ले लेता हूं, वो इजी हो जाएगा। हाँ जी, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, हमारी इनकम। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए बी एंड सी is 3:1 respectively. Reducible profit is 66,000. What is the amount of C? बड़ा सिंपल टॉपिक है। आपका टोटल जो रेशियो है वो कितना है भैया, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी तीनों का रेशियो क्या है 3:2:1, इन टोटल आ जाएगा 6। अब मान ली टोटल प्रॉफिट कितना है 66,000, तो अब अगर मान ली 66,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11,000। मतलब ए 1 का आंसर क्या आएगा 11,000, 2 का आंसर क्या आएगा 11 2 22,000 और 11 3 33,000। तो 33,000, 22,000 और 11,000। हमें ए बी सी में से सी का पूछा गया है तो आंसर आएगा 11,000। सिंपल सा फंडा है। करेक्ट, टोटल को डिवाइड करो टोटल प्रॉफिट से तो आपको 1 की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, और फिर आप 1 इज इक्वल टू 11,000 इंटू 1 11,000, 11,000 इंटू 2 22,000, 11,000 इंटू 3 23,000। हमें सी का पूछा गया है, इट इज 11,000। चलिए ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं, गुडविल इज डैश वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। सी व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या होता है पहले हम ये समझ लें, व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल जो होती है वो भविष्य में कमाने की क्षमता होती है। समझिए, आपको लोगों ने बोला गुडविल वो होती है बहुत पुरानी संस्था होती है, गुडविल लॉट ऑफ थिंग्स तो गुडविल बोल सकते हैं, पर गुडविल को अगर सीधे शब्दों में कहें तो गुडविल मतलब क्या, फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाने की क्षमता। अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाए हैं, करेक्ट, 5 साल फर्म को चलाया है, आप यूं समझिए इसने 10 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, उसने 5 साल संस्था को चलाया है, आज भी वो 10 लाख रुपए लगा रहा है। अब कोई नया बंदा 10 लाख रुपए लगाएगा तो शायद वो 1 लाख रुपए कमाएगा,
पर ये बंदा भाई 1.5 लाख रुपए कमाया, क्यों? रीजन क्या है? वो 50,000 रुपए क्यों एक्स्ट्रा कमाएगा? क्योंकि उसकी गुडविल थी। अब गुडविल किसको बोलते हैं? भविष्य में एक्स्ट्रा कमाने की क्षमता को गुडविल कहते हैं। वो किसी भी कारण से आ सकती है भाई, आपकी फर्म पुरानी है, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप अच्छे लोकेशन पे हो, आपके पास अच्छा स्टाफ है, आपके पास अच्छा मैनेजमेंट है, आपके पास अच्छा पेटेंट है, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमा सकते हो, तो उसको गुडविल कहते हैं। अब कह रहे हैं गुडविल अगर किसी स्किल पर आधारित हो, कह रहे हैं गुडविल अगर किसी व्यक्ति की स्किल पर आधारित हो तो गुडविल ज्यादा होगी या कम? अब एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए यहाँ पे एसर कंपनी होती, एक सिंपल सा फंडा लगाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एसर कंपनी है और एसर कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, करेक्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है, और उन्हीं पास अच्छा स्टाफ है जो टेक्नोलॉजी को इंप्रूव भी कर सकता है। मतलब अगर वो 100 साल भी ये कंपनी चलाएंगे उसके बाद भी उसकी वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की स्किल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल श्रेया घोषाल है, वो अच्छा सिंग करती है और उस पर उसकी कंपनी चल रही है। अब श्रेया घोषाल टपक गई, भगवान न करे, पर श्रेया घोषाल टपक गई तो गुडविल क्या 1.5 साल तक चलेगी? मान ली 10 साल तक वो अच्छा खा सकती है, 20 साल तक अच्छा खा सकती है, तो उसकी जिंदगी मान लीजिए 50 साल की हो तो 50 साल तक गुडविल चलेगी। श्रेया घोषाल गई मतलब कंपनी खत्म। यहां पे क्या होता है, कभी भी अगर मान लीजिए कंपनी का अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छा स्टाफ हो, तो हर चीज फ्यूचर में चलती रहेगी, मतलब मैनेजमेंट स्ट्रांग है, सिंपल सी बात है, और वो सालों तक चलता रहेगा और कंपनी बहुत ग्रो करेगी। पर अगर किसी स्किल पर आधारित रहते हो तो वो स्किल ज्यादा देर तक नहीं रहती बेटा, करेक्ट। तो स्किल, गुडविल की वैल्यू अगर किसी स्किल पर आधारित है तो उसकी वैल्यू कम ही रहेगी, बिकॉज उसकी जिंदगी तक ही उसकी स्किल काम करेगी। तो इसका आंसर क्या आया? गुडविल इज ऑलवेज लेस व्हेन इट इज डिपेंडेंट ऑन अ स्किल ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी इंसान की स्किल पर अगर गुडविल आधारित है तो वो स्किल जो है वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। इंसान जब तक जिंदा रहेगा तब तक स्किल रहेगी, उसके अलावा नहीं रहेगी। या अगर उसका जो स्किल है वो दूसरा कॉपी भी कर सकता है तो स्किल की वैल्यू ज्यादा नहीं रहती। नेक्स्ट आते हैं, which is the method appropriate for computation of goodwill when every year's profit is increasing? अब एक लॉजिक लगाइए। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रॉफिट पिछले 5 सालों का जो मेरा प्रॉफिट है, एज्यूम कर लीजिए कि मेरा पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मान लीजिए 4 साल का मेरा प्रॉफिट है और आने वाले 4 साल में बाकी। हर साल मान लीजिए प्रॉफिट कमाता हूं लाख रुपए 80,000 रुपए, वापस लाख रुपए, तो ऊपर नीचे प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। तो ऐसे केस में हम सिंपल एवरेज करेंगे भाई, इन चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे। पर अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, एज्यूम कर लिए पहले साल का जो मेरा प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपए था, दूसरे साल का जो प्रॉफिट था वो 1.5 लाख रुपए का था, तीसरे साल का जो प्रॉफिट था वो भाई 2 लाख रुपए का था, चौथे साल का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का है। मतलब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 लाख का प्रॉफिट था, फिर 0.80 का हो गया, फिर 0.70 का हो गया, फिर 0.50 का हो गया, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज लगाते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज कई बार आप रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हो तो कई बार आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हो, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट ही कर रहे होते हैं। चलिए, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट आर शोन एट दैट इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप एक बात समझिए, एक बात समझिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर थे, करेक्ट। अब क्या होता है, उन्होंने मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख रुपए। अब 5 साल फर्म को हो गए, 5 साल बाद मान लीजिए इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। पहले उनका इक्वल था 1/3,
1/3 और 1/3। अब ये कह रहा है मैं कैपिटल ज्यादा डाल रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, बी बोलता है मैं टाइम ज्यादा देता हूं तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, सी बोलता है मैं खुश हूं अपने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो अब बोलते हैं ठीक है रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब अगर रेशियो चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए अब रेशियो हो गया 3:2:1, मतलब ऐसा रिकॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब पुरानी फर्म जो है वो यहां बंद हो गई और एक नई फर्म नए रेशियो से स्टार्ट हुई। मतलब क्या होगा, फर्म तो वही है, फर्म वही है, लेकिन ये जो फर्म थी, मान लीजिए कि ये ए फर्म थी, मान लीजिए ये फर्म ए, मैं इसे एज्यूम कर लेता हूं ये बी फर्म बन गया, तो ए फर्म क्या हो गई यहां पे डिसॉल्व हो गई और बी नाम की नई फर्म स्टार्ट हो गई, ऐसा माना जाएगा। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है, 5 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30 लाख रुपए हो गई, तो पुरानी फर्म ने नई फर्म को ये इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया हो। तो जब ये ट्रांसफर होता है तो ये मार्केट वैल्यू पे होता है, बिकॉज जब पुरानी फर्म डूब गई तो नई फर्म को मार्केट वैल्यू में उस इन्वेस्टमेंट को लेना पड़ता, तो इसकी वैल्यू किस में मानी जाएगी, मार्केट वैल्यू। मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे और सी जा रहा है और ये दोनों बोल रहे हैं ठीक है हम दोनों फर्म चलाएंगे, रेशियो रहेगा 3:5 और 2:5, करेक्ट। तो यहां भी क्या हो गई, पुरानी फर्म एबीसी की डूब गई और नई फर्म ए और बी की स्टार्ट हो गई। तो पुरानी फर्म जो डूब गई उसने नई फर्म को एसेट ट्रांसफर की है, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट वैल्यू पे ही होता है। सिंपल सी बात है कि जितनी मार्केट वैल्यू होगी उतने में ही ट्रांसफर होगा। तो ये यहां पे आंसर क्या आएगा, मार्केट। ये बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डैश टाइप ऑफ अकाउंट। अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा होता है, आप एक बात समझ लीजिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह के अकाउंट होते हैं, इसमें एक्सपेंस आते हैं, इसमें इनकम आती है। एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल अकाउंट, तो ट्रेडिंग को भी हम क्या बोलते हैं कि नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज जो प्रॉफिट वो निकाल के देगा वो नॉमिनल अकाउंट का ही होगा। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें भी क्या आता है, एक्सपेंस आते हैं और इनकम आती है। एक्सपेंस भी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम भी नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट। इसी तरह आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो भी क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी क्या आता है, एक्सपेंस आते हैं और इनकम आती है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एक्सपेंस और इनकम का प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं, बराबर। तो जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जिस अकाउंट में सारे लेजर्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं तो वहां पे उस अकाउंट को भी हम नॉमिनल अकाउंट ही बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंट पे, नेक्स्ट आ जाते हैं, when a new partner brings his share of goodwill in cash, an account is debited। अब मान लीजिए कोई अगर मान लो गुडविल लेके आता है, मान लीजिए कोई भी फर्म हो, कोई भी फर्म हो उसको पैसा मिल रहा हो, एक फर्म है, तो आप सारी फर्म झुपड़ियां क्यों बनाते हैं बेटा, इससे बेटर स्ट्रक्चर मुझे आता नहीं बनाने, आई वॉज नॉट सो गुड इन ड्रॉइंग्स। अब मान लीजिए ए जो है वो गुडविल लेके आ रहा है 10 लाख रुपए, ए गुडविल लेके आ रहा है 10 लाख रुपए, तो इनको तो पैसा मिला ना बेटा, तो इनकी तो कैश बढ़ेगी, तो इनकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो यहां पे क्या डेबिट होगा, कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है, तो बंदा कैश गुडविल के पैसे लेके आ रहा है तो कैश तो आ रही है, तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज डेबिट, करेक्ट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, आप दोनों लगा सकते हो। यहां पे एंट्री क्या होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो भैया कैश डेबिट होगा। नेक्स्ट आते हैं, if the partnership deed is silent, interest is payable at dash on unpaid amount payable on the retiring partner। देखिए ये तो आपने पार्टनरशिप के बहुत सारे सम्स किए हैं, जब भी डीड साइलेंट होती है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना होता है, कुछ भी देना नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, वो भी सिर्फ 6% पे। भले डीडे बोला हो कि नहीं बोला हो, अगर पार्टनर से आपने कोई लोन ली है, समझिए आपने यहाँ पार्टनर से 10 लाख रुपए की लोन ली है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने पार्टनर से लोन ली है
आपने अगर मान लीजिए पार्टनर से लोन ली है, तो अगर आपने लोन ली है तो भले डीड में बोला हो कि नहीं बोला हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और अगर डीड में इंटरेस्ट के बारे में बोला है कि भाई 10% देना है, 15% देना है, तो आपको उतना देना है। अगर डीड में कुछ नहीं बोला है तो आपको 6% तो देना ही देना है। तो डीड साइलेंट है तो आपको 6% इंटरेस्ट देना ही देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Now, what is the first payment made by the realization of the assets at the time of dissolution of the firm? अगर फर्म डूब जाती है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुकाएंगे। बिकॉज सबसे पहले फर्म डूबने का जो खर्चा होता है हमें सिर्फ वही चुकाना होता है। उसके बाद हम थर्ड पार्टीज को चुकाएंगे, बी उसका लोन, वाइफ की लोन चुकाएंगे, फिर पार्टनर की लोन चुकाएंगे। इसका एक ऑर्डर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिसोल्यूशन जब होता है, जब भी आप फर्म डुबाते हो, जब आप फर्म डुबा देते हो और फर्म को डुबाने के बाद आप जब एसेट्स बेच के पैसे लाते हो, तो उससे पहले आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुकाना होता है। उसके बाद आप बाकी सारी लायबिलिटीज को चुका सकते हो। नेक्स्ट आ जाए, टू विच अकाउंट जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व नॉर्मली कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्मली क्या होता है, जनरल रिजर्व भी जमा एक्चुअली पार्टनर्स ने ही किया होता है। तो जिन पार्टनर्स ने जिस रेशियो में जमा किया होता है उनको उसी रेशियो में अपने को देना पड़ता है। आप सिंपल सा फंडा लगा लो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। भाई Akhil, Vikram and Pawan are partners in the firm, sharing profit in the ratio of 5:3:2. They decided to share profit with reference to first April 2002 with the ratio of 2:3:5. On the date of changing profit sharing ratio, the firm had a balance of general of 1 lakh. आप समझिए तीन पार्टनर थे, समझिए तीन पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर मिलकर लाख रुपया कमाया। अब लाख रुपया कमाया तो ये तो कंफर्म हो गया कि लाख रुपए में से अगर लाख रुपए 5:3:2 में बटते तो यहां कितना पैसा आता है इनके पास? समझिए, आपने लाख रुपए पूरे अगर पार्टनरशिप फर्म को बांट दिए होते 5:3:2, तो इसको मिलते 50,000 रुपए, इसको मिलते 30,000 रुपए, इसको मिलते 20,000 रुपए। पर इसको 30,000 नहीं, इसको 50,000 नहीं मिले। कितने मिले? इसको मिले 30,000 रुपए। रीजन क्या है कि आपने 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। अब 40,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए तो आपने बाकी के 60,000 रुपए बांट दिए। तो बाकी 60,000 बांटे तो इसको पूरे, अगर आप 1 लाख में से हिस्सा देने जाते तो कितना मिलता? उसको पूरे 50 मिलते, करेक्ट। उसको कितना नहीं मिला? 20। वो आपने रिजर्व में ट्रांसफर। इसको 18, 30 मिलने चाहिए, 18 मिले हैं, तो आपने कितने नहीं दिए? 12। आपको यहाँ 20 मिलने चाहिए, 12 मिले हैं, तो मतलब आपने कितने नहीं दिए? 8। मतलब क्या हुआ ये भी देखिए, आप रेशियो देख लीजिए, इट इज 5:3:2। मतलब ओल्ड रेशियो में इसमें रिजर्व में कंट्रीब्यूट हुआ है, उन्होंने उतना प्रॉफिट कम लिया है। तो हर बार जो पैसा रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा, वो पुराने पार्टनर्स ने, यानी पुराने रेशियो में ट्रांसफर किया होगा। तो जब भी अगर मान लीजिए फर्म डूबती है, मान लीजिए ये 1 साल हो गया, नेक्स्ट भी सेम मैंने परिस्थिति बताई कि यहां अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आप पूरे बांटना चाहते तो कितना बटता? वही 50, 30 और 20। तो कितना नहीं मिला? 50 मिले, 30 मिले तो 20 नहीं मिले। 30 मिलने चाहिए 18 मिले तो 12 नहीं मिले। 20 मिलने चाहिए 12 मिले तो 8 नहीं मिले। मतलब जो पैसा इनको नहीं मिला वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया रिजर्व में 5:3:2 में। तो सीधी बात है, ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया है। अब ये फर्म अगर आगे जाके डूब भी जाती है यहाँ पे, तो ये रिजर्व पर हक किसका होगा? सीधी बात है, ये रिजर्व पर हक किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का, पुराने रेशियो में। तो उन्होंने पुराने पार्टनर ने पुराने रेशियो में कंट्रीब्यूट किया है। तो यहां जैसे मैंने यहाँ पे किया है, 1 लाख में से 20,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो 80,000 रुपए मैंने प्रॉफिट बांट दिया। मतलब जो इन्होंने ट्रांसफर किया 5:3:2 में ही होगा। तो अगर लॉजिकली देखें तो टोटल 3 लाख रुपए के एसेट है, 2 लाख रुपए का कैपिटल एज्यूम, और 1 लाख रुपए जो रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं, ये कौन कौन से हैं? जो पैसे आपने पिछले 3 सालों में जमा किए हैं। तो ये पैसे आपको किसको देने पड़ेंगे? पार्टनर्स को। सीधा सा फंडा है। आप यूं सोचिए, आपने यहां दिए कितने हैं?
पहले कितने दिए थे? 20 12 8, 20 12 8, तो 20 12 8, 20 12 8 और 10 10 4 6, तो 20 20 10, सॉरी हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 20 20 10 50 बराबर, फिर दूसरा 12, ये क्या बोलते हैं 18 18 12, दैट इज 3 पॉइंट, ये देखिए, तो दैट इज 20 20 20 और 10 हमने ट्रांसफर किए, टोटल हो गया 50, रिजर्व में ट्रांसफर हो गए, करेक्ट। उसके बाद हमने कितने ट्रांसफर किए थे विक्रम में? 12 12 12 6, टोटल कितने हो जाएंगे? 30। फिर हमने कितने ट्रांसफर किए यहाँ पे? 8 8 4, 8 8 4, दैट इज 16, करेक्ट, सॉरी दैट इज 20, खत्म। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो रिजर्व ट्रांसफर, अब ये रिजर्व पर अधिकार किसका है? इन्हीं पार्टनर्स का। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। इसलिए पार्ट, तो हम लोग क्या करते हैं? रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं। तो बिजनेस 1 लाख रुपए है, वो पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड रेशियो में देना है। क्यों ओल्ड रेशियो में देना है? सिंपल सा फंडा है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया। तो यहां आंसर क्या आएगा? पार्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। For public issue of shares, company has to take permission from whom? Central government, SEBI, state government or Reserve Bank of India. See, the government companies, for example, central government और state government से मुझे अगर लाइसेंस लेना हो, कंपनी स्टार्ट करने के लिए कभी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको आरओसी में रजिस्टर कराना पड़ता। एक बार आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली, आरओसी मतलब क्या होता है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। मतलब अगर मान लीजिए कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो पहला स्टेप क्या होगा? मान लीजिए मैं हूं दिनेश जुमानी, अब मान लीजिए कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी, तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मुझे आरओसी में जाना होगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और वहां पे जाके मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करानी होगी। रजिस्टर कराने के बाद जब मुझे पहली बार शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा सेबी के पास। कहां पे? सेबी के पास। इट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, और वहां से मुझे परमिशन लेनी होगी शेयर्स लेने के लिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं अपने आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराऊंगा और शेयर इशू करूंगा। सिंपल सा फंडा होता है। तो आपको परमिशन कहां से लेनी होगी पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए? इट इज ऑफ सेबी। चलिए ये भी हो गया सेबी। नेक्स्ट आते हैं एट द जरा इसको हाईलाइटर ले लूं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, एट व्हाट मैक्सिमम रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑन द इश्यूड शेयर्स? बेटा नो लिमिट। अगर 100 रुपए का शेयर है, समझो आप एक सिंपल सा फंडा लगा लो, आपका 100 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, आप उसको फॉर एग्जांपल 120 में इश्यू कर सकते हो, 150 में इश्यू कर सकते हो, 200 में इश्यू कर सकते हो, 500 में इश्यू कर सकते हो, 2000 में इश्यू कर सकते हो, 2 लाख में इश्यू कर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू से यू कि भैया आप इतने प्रीमियम में क्यों इश्यू कर रहे हो? 20 रुपए में, 50 रुपए के प्रीमियम में क्यों? 200 100 रुपए का प्रीमियम पे, 500 400 रुपए के प्रीमियम पे। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपए का शेयर 5 लाख में इश्यू कर सकते हो, डिपेंड ऑन कंडीशन, को खरीदने वाला मिलना चाहिए। देयर इज नो लिमिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रीमियम इन द मार्केट। सिंपल सी बात है, आप 100 रुपए का शेयर कितनी भी रुपए इश्यू कर सकते हो। कंपनी गिव्स डैश ऑन देयर डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स। देखिए एक बात समझिए, अगर मान लीजिए सिंपल सा फंडा है, अगर कोई कंपनी है, ये कंपनी है हमारी, मान लीजिए कंपनी है और इस कंपनी ने अगर शेयर इश्यू किए, अगर इस कंपनी ने शेयर इश्यू किए और पैसे लिए, अमाउंट मनी लिया, मान लीजिए जिसने शेयर इश्यू किए 10 लाख के और उनको पैसे मिले 10 लाख रुपए, अब 1 साल बाद अगर वो कुछ दे रही है तो उसको हम डिविडेंड बोलेंगे, बिकॉज शेयर्स पे हम क्या देते हैं? डिविडेंड। अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो आप इक्विटी डिविडेंड दोगे, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर दोगे। बट अगर मान लीजिए ना आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए ना आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए,
तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अगर आपने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इश्यू नहीं किया, और अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर इश्यू किए, डिबेंचर, अब मान लीजिए कंपनी है, इस कंपनी ने मान लीजिए कि डिबेंचर इश्यू किए हैं, तो रफ कर देते हैं। तो गुरु मूवी में आपने देखा है ना कि भाई अगर 100 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ, वो कॉन्सेप्ट होता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का, करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं, लेकिन इक्विटी शेयर्स को। अगर मान लीजिए कि आपको पैसों की बहुत रिक्वायरमेंट है और मार्केट से आपको इक्विटी इश्यू नहीं हो रही है, या फिर आपको लगता है कि आपका RI से ज्यादा है, यानी रेट ऑफ रिटर्न अगर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा था, ऐसे केस में कंपनियां डिबेंचर इशू कर दी है। अब जब डिबेंचर इशू होती है तो उसमें लिखा होता है 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, और वो इश्यू करती है, सामने वो पैसे कलेक्ट करती है, समझिए 10 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए। अब वो साल के अंत में अगर वो देती तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इन्होंने एक प्रकार से हमको लोन दी है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर हमें लोन देते हैं। अगर हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं और पैसे लिए तो हमने एक्चुअली लोन लिए है, और उस पर में क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। इक्विटी होल्डर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड। इक्विटी प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे, करेक्ट। पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे, और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देंगे। सब बैंक लोन में इंटरेस्ट ही देना होता है। नेक्स्ट आते हैं, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एसेट्स गिव्स द एनालिसिस ऑफ, अगर आपके पास कोई एसेट किस तरीके से चल रही है, समझो फॉर एग्जांपल मैं यहां बैठा नहीं, फिर पंखा चल रहा है, मतलब मैं एसेट्स को वेस्ट कर रहा हूं। मेरी वाइफ जो एसेट्स है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बिकॉज मैं सही से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। पर अगर मान लीजिए यहां लोग बैठे और पंखा चल रहा है, तो मतलब मैं उसे सही तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, बराबर लोगों को बिठा के पंखा इस्तेमाल कर रहा हूं। मान लीजिए मैं मशीन लाया हूं, तो मशीन में कैसा होता है कि अगर मैंने मशीन खरीदी है, मशीन चालू कर दी है, प्रोडक्शन चालू नहीं किया, मशीन चालू है, पावर जा रहा है, तो मशीन की लाइफ कम होती जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, आपने मशीन को सही से यूज किया तो वो ज्यादा जिंदगी उसकी ज्यादा चलेगी, करेक्ट। तो अगर वो जिंदगी उसकी ज्यादा चलेगी तो उसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट ला सकते। मतलब अगर आपने एसेट को कम से कम इस्तेमाल करके ज्यादा आउटपुट निकाला तो उसको एफिशिएंसी बोलेंगे बेटा। नेक्स्ट आते हैं, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए यहां जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एनालिसिस। अब ये बोला होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता क्या है, तो सर वो रिजल्ट्स बताता है, वो इंफॉर्मेशन भी बताता है, और हम उसमें से इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स फॉर, तो सब देता है, वो रिजल्ट्स भी देता है, पुरानी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। बिकॉज एक रीजन समझो, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप कंपनी चला रहे, ठीक है, आप कंपनी चला रहे हो, आपने कंपनी स्टार्ट की थी, माने 1 अप्रैल 2010 को आपने कंपनी स्टार्ट की थी, आज 1 अप्रैल 2024 है, समझिए आप बात को। अब यहाँ 14 साल कंपनी को हो गए हैं, आप जो ट्रेडिंग बना रहे हो वो तो 1 साल का है, ठीक है, आप ट्रेडिंग बना रहे हो 1 साल का है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे वो भी 1 साल का होगा। लेकिन आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो, आपने जो बिल्डिंग यहां खरीदी होगी 10 लाख रुपए की, वो बिल्डिंग आज आपकी बैलेंस शीट में खड़ी होगी 10 लाख रुपए की। सर उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू तो अभी 50 लाख रुपए हो गई होगी, हाँ बेटा, उसकी वैल्यू भले 50 लाख रुपए हो चुकी हो, पर वो हमारी बिल्डिंग में 10 लाख की ही दिखेगी, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, पिछले 14 साल की जानकारी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल, करेक्ट। तो पॉइंट यहां पे क्या है, पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि आप इस बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को जब एनालाइज करते हो तो आप क्या कर रहे हो, इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो कि एक्चुअली हमारा बिजनेस कर क्या रहा है। तो बस कोई भी जानकारी देना सी, जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है वो एक्चुअल में सिर्फ एक जानकारी है, पर इस जानकारी को हर कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता।
फॉर एग्जाम्पल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरप्रेट कर सकता है, एक बिजनेसमैन इंटरप्रेट कर सकता है कि भाई ये बिजनेस किस तरह चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेगा कि कंपनी ने कितना फाइनेंस उठाया है, किस तरह की मार्केट स्टडी है, पैसा कितना ब्याज पर दिया जा रहा है, जबकि मार्केट रेट क्या है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस पॉइंट ऑफ से इंटरप्रेट करेगा। अब बिजनेसमैन किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, भाई प्लास्टिक का बिजनेस है, 90 डेज क्रेडिट मिल रही है और जबकि माल तो 2 महीने में ही करोड़ टर्नओवर हो जा रहा है, तो भैया ये तो 1 महीने की उधारी बहुत ज्यादा जा रही है, करेक्ट। तो बिजनेसमैन सारा एनालिसिस करता है कि मेरे लॉजिस्टिक साइकिल में कितना समय लग रहा है, मेरी भाई फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइकिल कितनी लग रही है, मेरा प्रोडक्शन साइकिल कितना लंबा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट से पता चल जाती है और ये दोनों लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, हर कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इंटरप्रिटेशन के काम आते हैं, तो हम उसे एनालाइज करोगे जिससे हम समझ सके, इंटरप्रेट कर सके कि बिजनेस किस तरीके से जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, which of the following ratios are included in the traditional classification? की तो सिंपल जवाब है कंपोजिट रेशियोज जो होते हैं वही ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में काम आते हैं। Now liquidity ratio is, what is liquidity ratio? अब सीधी सी बात है, लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन से हैं? इट्स करंट रेशियो। अब सर करंट रेशियो क्या बताता है, सर आप बताइए करंट रेशियो होता क्या है। बेटा एक बात समझो, आपकी बैलेंस शीट होती है, अगर मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में कुछ चीजें होती हैं जैसे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, करंट एसेट्स होती हैं, फिर करंट लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, कैपिटल होती है। तो जब भी अगर मान लीजिए कि आप लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म में अगर पैसा चुकाना हो तो शॉर्ट टर्म पैसा जनरेट हो पाएगा या नहीं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 4 लाख रुपए चुकाने हैं और मेरे पास करंट एसेट्स 8 लाख रुपए की है, कितनी की, 8 लाख रुपए की। मतलब अगर मुझे 4 लाख रुपए चुकाने हैं तो सामने मेरे पास 8 लाख की एसेट्स, मतलब 8 लाख रुपए मेरे शॉर्ट टाइम में जनरेट हो जाएंगे, 8 लाख रुपए मेरे शॉर्ट टाइम में जनरेट हो जाएंगे जिससे मैं 4 लाख रुपए उसी साइकिल में चुका पाऊं। सो ये मुझे क्या बताता है, मुझे 1 रुपया चुकाना होता है तो मैं कितने मेरे पास सामने कितने रुपए पड़े हुए हैं, तो वी हैव दैट इज 1 into 8 lakh डिवाइड बाय 4 लाख, इट इज 4 lakh, इट इज 2:1। तो मतलब 1 रुपया चुकाना तो मेरे पास 2 रुपए पड़े हुए हैं, 1 रुपया चुकाना तो मेरे पास 2 रुपए। इट इज लिक्विडिटी रेशियो। व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि शॉर्ट टाइम में अगर पैसा चुकाना हो बराबर तो हम कितने टाइम के अंदर पैसा जनरेट कर सकते हैं। इट इज व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी रेशियो। तो ये मेजर करता है लिक्विडिटी को। आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ गुडविल इन करंट ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज। अब ये बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर लॉजिकली सोचिए। कभी आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल गुडविल एज पर AS 26 एक फंडा है, समझिए आपकी गुडविल है, समझिए आपकी गुडविल है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपने एक फर्म स्टार्ट की 1 अप्रैल 2010, आज मान लीजिए 1 अप्रैल 2025, मतलब 15 साल हो गए समझिए फर्म को, 15 इयर्स गॉड फर्म को पुराने हो चुके हैं वो। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए इन्होंने यहां पे कोई गुडविल, मान लीजिए इतने सालों में 15 सालों में उन्होंने गुडविल बनाई, एज्यूम कर लिए 10 लाख रुपए गुडविल बनाई, ठीक है। अब ये गुडविल आप बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, आप ये गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। मतलब आप परचेज गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लीजिए यहां पे इस जगह पे इन्होंने एक नई फर्म खरीदी और उसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए गुडविल के पेमेंट किया। अब उसका 5 साल का लाइफ है, उनका 5 साल का लाइफ है, तो हर साल वो 1 लाख रुपए का गुडविल यूटिलाइज करेंगे। ये जो गुडविल है 5 लाख रुपए की, तो अगले 5 साल तक हम फायदा उठा पाएंगे, उसके बाद हम नहीं उठा पाएंगे। अगर उसके बाद अगर हम उठा सकते हैं तो उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा। हालांकि वो लोग एस्टिमेट लगाते हैं 5 साल में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सिंपल फंडा है कि आपने 1 साल में गुडविल बेची तो नहीं होगी, तो इट इज व्हाट वी कॉल रिटर्न ऑफ। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ। आप खरीदी हुई गुडविल को रिटर्न ऑफ कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। आप एग्जांपल लीजिए, आपने यहाँ गुडविल जनरेट की, यहाँ की गुडविल आ गई। अब मान लिया आपने बैलेंस शीट में इस गुडविल को 10 लाख रुपए से रिकॉर्ड किया कि मेरी गुडविल है 10 लाख रुपए की,
बताइए इस गुडविल को आप कहाँ जाएंगे? क्या आपने गुडविल के लिए कोई कैश पेमेंट किया है? नहीं किया। क्या आप कैश देने वाले हो? नहीं देने वाले हो। तो आप गुडविल यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, सामने पैसा जा नहीं रहा है, किसी को पैसा देना नहीं है, मतलब अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लो 2 पार्टनर हैं तो दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए की बढ़ जाएगी, ए और बी की। तो ऐसा तो मैं बोलूंगा, जो ऐसा तो पार्टनर क्या ये बोलेगा कि भैया मेरी तो 50 लाख की गुडविल है, मेरी तो 25-25 लाख की कैपिटल हो जाएगी। तो वो तो कुछ भी एक गुडविल रिकॉर्ड कर लेगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी रिकॉर्ड नहीं होती। और खरीदने हुई गुडविल जब आप रिकॉर्ड करते हो कि यहाँ 5 लाख की मेरी गुडविल है, अगर आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो तो हर साल आपको 1 लाख रुपए राइट ऑफ करने, बिकॉज जो भी गुडविल होती है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक राइट ऑफ करनी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ। आप समझिए, कोई भी परचेज गुडविल को आप रिटर्न ऑफ कर सकते हो। जब भी गुडविल कम होती है तो उसको रिटर्न ऑफ बोलते हैं, क्योंकि आप किसी गुडविल है तो पूरी, देखो सेल ऑफ गुडविल तो बोलने इसका रीजन क्या है, गुडविल है तो पूरी बिक जाती है, तो पूरी खरीदी जाती है। आधी गुडविल हम कभी बेच नहीं पाते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका मतलब क्या होगा, हम गुडविल पूरी बेचेंगे तो पूरी जीरो हो जाएगी, कम तो नहीं होगी। परचेज करेंगे गुडविल को तो ही हम रिटर्न ऑफ कर पाएंगे। पर यहां तो हमने पूछा कि रिडक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रिटर्न ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल एक्सपेंस। एक बात याद रखिए, कोई भी फर्म हो बड़ा, उसने किसी प्रकार से मार्केट से पैसा उठाया हो, अगर उसने इक्विटी से उठाया है और वो इक्विटी डिविडेंड दे रहा है तो इसको भी हम फाइनेंशियल एक्सपेंस बोल सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट शेयरिंग है। फिर अगर आप प्रेफरेंस उठाते हो, प्रेफरेंस का डिविडेंड देते हो, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, हालांकि ये प्रॉफिट शेयरिंग ही माना जाता है। फिर आप डिबेंचर डिबेंचर इशू करते हो, पैसे लेते हो, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। आप बैंक से लोन लेते हो, पैसा उठाते हो, मतलब आपने पैसा उठाया है। यूं याद रखिए, आपने अगर पैसा कहीं से भी उठाया है और उसके लिए आप चुका रहे हो कुछ भी, दैट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो यहां पे देखिए, फैक्ट्री एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग में जाएगा। एडमिशन एक्सपेंस ऑफिस चलाने का होता है। सेल एक्सपेंस सेल्स करने का होता है। जो मार्केट से पैसा उठाया जाता है उसका जो पैसा चुकाते हैं, इट इज इंटरेस्ट। राइट आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस, इट इज राइट आंसर। कैश फ्लो में पढ़ा ही होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं।